हेलो बच्चों, आज की बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल स्कूल जो कि सन हेनरी मेन के बारे में। मैंने आप लोगों को बच्चों बताया था कि जूरिस्प्रूडेंस के हिस्टोरिकल स्कूल में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई जूरिस्ट माने जाते हैं तो वो हिस्टोरिकल स्कूल में सेविग्नी और सर हेनरी मेन माने जाते हैं। ठीक है, अब सर हेनरी मेन के बारे में आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे कि सर हेनरी मेन की क्या अपनी खुद के पॉइंट ऑफ व्यू थे रिगार्डिंग द सोसाइटी के रिगार्डिंग सर हेनरी मेन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, लॉ के रिगार्डिंग सोसाइटी में क्या पॉइंट ऑफ व्यू था सर हेनरी मेन का, ये हम आज इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, सर हेनरी मेन ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। ठीक है, अब सर हेनरी मेन के बारे में दो चार पॉइंट्स जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको जो है पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को रिवीजन हो जाए। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ in Cambridge University. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बहुत शॉर्ट में इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये भाई आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों जब आपसे आएगा कि डिफाइन द थ्योरी ऑफ सर हेनरी मेन इन हिस्टोरिकल स्कूल, तो बेटा आप सर हेनरी मेन के बारे में 2 या 4 पॉइंट्स तो पहले लिखेंगे ना कि सर हेनरी मेन किस चिड़िया का नाम है, हाँ, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखे थे, उसको बताने के लिए सर हेनरी मेन के बारे में 4 to 5 पॉइंट्स आपको लिखना मस्ट है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, ही वॉज अ ब्रिटिश जूरिस्ट। ही वॉज अ ब्रिटिश जूरिस्ट। ठीक है, ही वॉज अ ब्रिटिश जूरिस्ट। थर्ड पॉइंट पे आइए। ठीक है, अब देखिए, ही हैज डिवाइडेड द सोसाइटी इन 2 ways, इन 2 कैटेगरीज लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, वेज शायद नहीं ठीक रहेगा, इन 2 ways। पहला क्या था बच्चों, मैंने आप लोगों को चार्ट ड्रॉ करवाया था ना, स्टैटिक सोसाइटी एंड सेकंड इज प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक, देखिए, स्टैटिक सोसाइटी और प्रिमिटिव सोसाइटी में डिस्कस किया था ऑल्सो। अब फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चों, सबसे लास्ट फोर्थ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ही हैज mentioned the 4 stages of law। देखिए, 4 stages of law। 4 स्टेजेस ऑफ लॉ में सर हेनरी मेन ने डिफाइन किया था कि लॉ क्या क्या होते हैं। अब बच्चों वही बात यहां पे हो रही है, डिवाइन लॉ, कस्टमरी लॉ, प्रीस्टली क्लास एंड एरा ऑफ कोडिफिकेशन। यही चारों पॉइंट्स हमको यहां पे लिखना है। देखिए, 4 स्टेजेस ऑफ लॉ, इसमें देखिए, ठीक है, सही बनाया ना, ठीक। अब देखिए, 4 स्टेजेस ऑफ लॉ में पहला डिवाइन लॉ। ठीक है, दूसरा पॉइंट भाई क्या था, कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था प्रीस्टली क्लास के बारे में, लेकिन जब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए
कि व्हाट आर द 4 स्टेजेस ऑफ लॉ डिफाइंड बाय सर हेनरी मेन, तो बेटा अलग अलग करके पॉइंट्स में लिखना, ताकि मैम को आपके समझने में कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है वो ज्यादा आसानी होगी। तो कस्टमरी लॉ। थर्ड पॉइंट में बच्चों लिख दो प्रीस्टली क्लास, प्रीस्टली क्लास, ठीक है, प्रीस्टली क्लास। एंड फोर्थ में आ जाएगा बेटा एरा ऑफ कोडिफिकेशन, एरा ऑफ कोडिफिकेशन, ठीक है। देखो एकदम क्लियर हो गया, देख लीजिए। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ सिविल लॉ इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ही वॉज अ ब्रिटिश जूरिस्ट, he has divided the society into 2 categories, static and primitive society. And then last fourth point is he has mentioned the 4 stages of law, that is divine law, customary law, priestly class and era of codification। बस यही 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इन्हीं चारों पॉइंट्स को आपको बेटा डिफाइन करना है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। सर हेनरी मेन का जो नोट्स है देखिए सिर्फ 3 या 4 पीडीएफ का है पेजेस का, क्योंकि सर हेनरी मेन ने बहुत सिंपल वे में हर चीज बताई थी। सेविग्नी की तरह बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक करके और बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करके जो है परेशानी नहीं क्रिएट की थी, बहुत क्लियरली हर चीज बता दी थी कि क्या होना चाहिए सोसाइटी में लॉ के रिगार्डिंग। लोगों को बेटा नीड है लॉ की नीड है, इसीलिए लॉ है। सोसाइटी बाउंड है टू रिस्पेक्ट द लॉ एंड फॉलो द लॉ, ठीक है। ये चीजें हर इंसान बोलता है, ये कॉमन है। जस्टिस की बात हर एक जूरिस्ट बोलता है, इक्विटी की बात हर एक जूरिस्ट बोलता है। बस क्या होता है कि फ्रेजिंग थोड़ा अलग होती है, पॉइंट ऑफ व्यू रखने का एक जो तरीका होता है वो थोड़ा अलग हो जाता है। भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, फोर्थ पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, सबके अपने अपने अलग हो सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। लेकिन जो मैटर है वो अगर चेंज हो गया तो पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है। अगर हम सर हेनरी मेन के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कहेंगे अरे बड़ी सिंपल थ्योरी है, कुछ लोग कहेंगे बकवास थ्योरी है, कुछ लोग कहेंगे सर हेनरी मेन ने ऐसा क्या बताया, ये तो हम लोगों को पता ही था, एंशिएंट टाइम में भी यही चीज होती है। तो सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। वैसे ही बच्चों सारे जूरिस्ट अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखते हैं। तो हिस्टोरिकल स्कूल में सेविग्नी और सर हेनरी मेन दो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हिस्टोरिकल स्कूल में। बाकी भी बहुत सारे हैं, लेकिन सब ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे रिगार्डिंग द सोसाइटी एंड रिगार्डिंग द लॉ, दोनों, ठीक। ये देख लीजिए पूरा अच्छे से, पूरा अच्छे से, ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक एक चीज को पहले समझेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी समझेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए अब देखिए डिवाइन लॉ ये पूरा आपका हो गया ना। अब देखो डिवाइन लॉ। अब देखिए बच्चों डिवाइन लॉ में क्या है। फर्स्ट स्टेज में डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ क्या था देखिए, पहला पॉइंट इसमें हम लिख दे रहे हैं गॉड मेड लॉज, गॉड मेड लॉज, ठीक है, गॉड मेड लॉज। सेकेंड पॉइंट भैया क्या लिखेंगे, द जजमेंट ऑफ द किंग, जजमेंट ऑफ द किंग इज considered as a judgment of God, ठीक बच्चों, क्लियर है, बताया था, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था कि किंग अगर बच्चों कोई भी जजमेंट प्रोनाउंस करते थे रिगार्डिंग एनी डिसीजन, रिगार्डिंग एनी केस, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, सिविल केस हो, फैमिली केस हो, कोई भी केस हो, तो बच्चों जो उनके सिटीजन्स होते थे वो ये सोचते थे कि ये गॉड का डिसीजन है,
अपने किंग को लोग एज अ गॉड ट्रीट करते थे, मानते थे कि ये हमारे भगवान हैं। अगर ये कोई बात कह रहे हैं तो बस हमको वही फॉलो करना है। आज के टाइम में, प्रेजेंट सिचुएशन में, गॉड आज के टाइम में इंसानों में कोई नहीं है, ठीक है ना। गॉड इज एन आइडियल। जो बिलीव करता है वो बिलीव करता है, नहीं करते वो आपकी मर्जी है। अगर आप अपने रिलीजन में नहीं बिलीव करते वो आपकी मर्जी है, वो आपकी खुद की विल है। लेकिन यहां पे जब किंग कोई डिसीजन लेते थे तो बेटा उसको गॉड के जजमेंट माने जाते थे। ये सर हेनरी मेन ने फर्स्ट पॉइंट में बोला। 4 स्टेजेस ऑफ लॉ में फर्स्ट लॉ में जो डिवाइन लॉ है उसमें ये बात बोली थी। अब देखिए थर्ड पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जजमेंट ऑफ किंग इज कंसीडर्ड एज अ जजमेंट ऑफ गॉड। गॉड मेड लॉस, गॉड मेक्स नो मिस्टेक्स, ठीक है। सो द लॉज मेड बाय द गॉड आर आइडियल। हम लोग मानते हैं ना, हम और आप यही तो मानते हैं ना। अगर भाई भगवान ने कोई चीज लिखी है, भगवान ने कोई चीज बच्चों बोली है, तो हम लोग यही मानते हैं कि गॉड मेड नो मिस्टेक्स। अगर गॉड ने ये चीज बोली है तो वो सही बोली है। कभी कभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी के साथ अच्छा किया, आपने अपने फ्रेंड के साथ अच्छा किया, उसने आपको बदले में चीट कर दिया, ठीक है, चीट किया आपको, तो आपको लगता है यार ये क्यों हो गया मेरे साथ, मैंने तो इसको चीट नहीं किया था, इसने मुझे क्यों चीट किया। लेकिन फ्यूचर में, लॉन्ग टाइम में आपको बच्चों समझ में आएगा कि अगर उसने चीट ना किया होता तो आपको ये समझ में ना आता कि किस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और किस पर नहीं करना चाहिए। हर चीज को सीखने को मिलती है, कुछ ना कुछ, कोई भी चीज हो हमेशा सीखने को जरूर मिलता है। नहीं तो आप तो सबके ऊपर जो है ट्रस्ट कर लेंगे भाई, सब पे भरोसा कर लेंगे ना, बिल्कुल नहीं। फैमिली छोड़, पेरेंट्स छोड़, फैमिली में भी सिर्फ पेरेंट्स, मॉम और डैड, इन दोनों पे सबसे ज्यादा आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ये गॉड ने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये गॉड ने बोला है, लेकिन मैं इसको बिलीव करता हूं। सिर्फ उन पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं, बाकी सब पे तो आपके ऊपर है कि इंसान कैसा है, इंसान की वे ऑफ टॉकिंग कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है। मैंने आपको पढ़ाया था ना व्यवहार, श्रुति स्मृति में, व्यवहार कैसा है, उस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे, जज करेंगे कि ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं है। तो ये डिवाइन लॉ में सर हेनरी मेन ने ये डिवाइन लॉ के 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके बताया था। यही 3 पॉइंट्स थे, 3 पॉइंट्स, ठीक है। 4th पॉइंट अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे 4th पॉइंट भी बता दें। डिवाइन लॉ कंटेन्स मॉरल्स, ठीक है। डिवाइन लॉ कंटेन्स मॉरल्स, ठीक है। लॉ ऑफ गॉड, ठीक। देखिए मॉरल्स को कंटेन करते हैं, लॉ ऑफ गॉड को कंटेन करते हैं, क्योंकि डिवाइन लॉ को हम मानते हैं कि ये मैन मेड लॉज नहीं है, ये गॉड मेड लॉज है बच्चों। मैन मेड लॉज वो रेफरेंस टू गॉड मेड लॉज पे बनाए गए हैं। आप ये देखिए, गॉड ने जो लॉज बनाए, चाहे कोई भी रिलीजन की बुक उठा के आप देखिए, कुरान देख लीजिए, बाइबल देख लीजिए, गीता देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए रिलीजन की बुक, तो उसमें देखिए क्या है, गॉड ने जो चीजें बोली हैं वही चीजें आप देखेंगे कि हमारे रियल लाइफ में आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब में वो चीजें बताई गई हैं। कहीं ना कहीं वो चीज रेफरेंस में होंगी, जरूर कंफर्म होंगी। तो गॉड के जो लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग मैन मेड लॉज बनाए गए हैं। मैन मेड लॉज के अकॉर्डिंग गॉड मेड लॉज क्रिएट नहीं हुए हैं। इस चीज को पहले क्लियर समझिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। गॉड ने लॉज बनाए तब मैन मेड लॉज बने हैं। अगर आप मैन मेड लॉज को अगर आप प्रेजेंट में रख देंगे एकदम अपर पे, तो फिर वो वैल्यू खत्म हो जाएगी गॉड मेड लॉज की।
क्योंकि गॉड ने बनाया तब इंसान ने बनाया, ठीक है ना। तो ये डिवाइन लॉ हो गया पहला पॉइंट आपका, ठीक है। देख लीजिए पूरे चारों पॉइंट्स को, ठीक हो गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दूसरा, कस्टमरी लॉ। सेकेंड पॉइंट इज कस्टमरी लॉ। कस्टमरी लॉ देखिए, सेकेंड पॉइंट कस्टमरी लॉ, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट इसका, लॉज विच कंटेन्स traditional knowledge and customs, ठीक। सेकेंड पॉइंट देखिए, लॉज विच कंटेन्स ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कस्टम्स। कस्टमरी लॉ इसको क्यों कहते हैं? लॉज through which the customs are governed known as customary law, ठीक। देखिए कस्टमरी लॉ हम क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि लॉज जो बेटा गवर्नड हो रहे हैं कस्टम्स के थ्रू, उनको हम कस्टमरी लॉज मानते हैं, ठीक है ना। तो जो लॉज, जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में है कि जो है भाई मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके समझ लीजिए कि भाई डिवोर्स कैसे होगा। हिंदू रिलीजन में एक लड़का और लड़की अगर हस्बैंड वाइफ है तो उनका डिवोर्स कैसे होता है? हिंदू मैरिज एक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अगर म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो सेक्शन 13B ऑफ द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। इनसे थ्रू हम लोगों का क्या होता है कि हिंदू रिलीजन में डिवोर्स होता है। अगर मैरिज होती है तो मैरिज के क्या ट्रेडिशंस हैं, मैरिज के। फॉर एग्जांपल कि भाई जैसे जो है क्रिश्चियंस में देखिए चर्च में होती है, क्यों नहीं हिंदू जाकर के चर्च में शादी कर लेता है? इसका कभी रीजन बताइए कि अगर हिंदू रिलीजन से कोई एक लड़का और एक लड़की है तो वो दोनों जा करके क्यों नहीं चर्च में शादी कर लेते? नहीं करते, बिकॉज दैट इज नॉट इन देयर कस्टम। वो उनके कस्टम और ट्रेडिशंस में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, ना ही एग्जिस्ट करे हैं ना ही एग्जिस्ट करेंगे। दोनों चीज याद रखिए, कभी नहीं करेंगे। तो हर रिलीजन के जो प्लेसेस हैं, होली प्लेसेस जैसे मान लीजिए या मंदिर हैं जो भी हैं, तो वहां पे उसी कस्टम और ट्रेडिशन के थ्रू मैरिज को बेटा गवर्नड किया जाता है। चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, हिंदू हो, किसी भी, वो सब बेटा वैसे ही गवर्नड होते हैं, ठीक है। अब देखिए कस्टमरी लॉ में बेटा बस यही है, इतना, सिर्फ यही 2 पॉइंट्स हैं, क्योंकि कस्टमरी लॉ सबसे ज्यादा लॉज विच कंटेन ट्रेडिशनल नॉलेज एंड कस्टम्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड, लॉज थ्रू विच द कस्टम्स आर गवर्नड नोन एज कस्टमरी लॉ। बस जो लॉज करते हैं। अब अगर थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, पीपल्स थर्ड पॉइंट आप ये लिख लीजिए, कस्टम्स which does not लिखिए, does not create any offense in the society permission is granted
to that particular system, particular custom, the permission is granted to that particular custom through appropriate laws. और आपका क्लियर मैंने कर दिया। देख लीजिए थर्ड पॉइंट में, custom which does not create any offense in the society, permission is granted to that particular custom through appropriate laws. जरूरी नहीं है, मैंने बताया था कई बार ये लेक्चर में मैं बोलता हूं, जरूरी नहीं कि सारे कस्टम्स वो वैलिड हो। बिल्कुल ऐसा बच्चों जरूरी नहीं है। अगर वैलिड होते तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, ये सब भी वैलिड हो जाते, बिकॉज दीज कस्टम्स क्रिएट ऑफेंस इन द सोसाइटी। ये ऑफेंस को प्रमोट कर रहे थे, इसीलिए इन लोगों को इनवैलिड मानते हुए ऑफेंस माना गया। इन कस्टम्स को हम फॉलो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। तो कोई भी कस्टम जो कि सोसाइटी में, ठीक है, किसी तरीके का ऑफेंस को प्रमोट ना कर रहा हो, कि आप ट्रेडिशन की बंदूक दिखा करके कि ट्रेडिशन है हमारा, कस्टम है हमारा, और आप किसी के साथ इनजस्टिस करें, और आप क्या चाहते हैं कि वो लॉ आपको उसकी जो है परमिशन ग्रांट करे। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपके कस्टमरी लॉस पे हो गए, देख लीजिए। ठीक, लॉज विच कंटेन्स ट्रेडिशनल नॉलेज आर कॉल्ड अंडर द कस्टमरी लॉज, laws through which the customs are governed known as customary law, and third, customs which does not create any offense in the society, permission is granted to the particular custom through appropriate laws. ठीक है, अब आइए थर्ड पॉइंट, priestly class. Third stage of the law is by Sir Henry Maine is priestly laws. प्रीस्टली क्लास, ठीक है। अब देखिए प्रीस्टली क्लास में क्या हुआ, देखिए persons which have good knowledge of religion and good knowledge of religion and laws known as priestly class. priestly class, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ कि प्रीस्टली क्लास को, क्योंकि जो राइटिंग की जो स्किल थी वो बेटा डेवलप्ड नहीं थी उस टाइम पे डेवलप्ड ना होने की वजह से ये हुआ कि रिलीजन और लॉज में जिसको बहुत अच्छी नॉलेज होगी उनका एक क्लास होगा अलग से, उनको एक अलग क्लास में रखा जाएगा। तो वो बेटा बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते थे, उनको एक्चुअल में रिलीजन की नॉलेज थी। अगर आप उनसे कुछ भी पूछ लेते तो वो तुरंत आपको जवाब देते, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देते, उस पर्टिकुलर रिलीजन के उस टॉपिक को लेकर के तुरंत कर देते। तो प्रीस्टली क्लास को उस समय बेटा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी। सर हेनरी मेन ने यही बोला कि प्रीस्टली क्लास को बहुत रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि उनको बेटा गुड नॉलेज थी, किसकी थी, रिलीजन की और लॉस की, दोनों की बहुत अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए। ठीक है, अब देखें आर्ट ऑफ राइटिंग was not developed at that time। ठीक है, देखिए आर्ट ऑफ राइटिंग वो बेटा उस समय डेवलप्ड नहीं थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ देखिए, क्योंकि बच्चों डेवलप्ड नहीं थी तो लोग क्या करते थे कि जैसे अगर हमको और आपको लिखना नहीं आता, हम लोग नहीं जानते कि लिखना कैसे है,
हमें नहीं पता कि इन हाथों से लिखना भी होता है। हम अगर आपसे कोई बात कहेंगे तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और उसको मेमोराइज करेंगे। जैसे पहले के टाइम में देखिए, जो श्रुति और स्मृति में मैंने आपको बताया था, वही सेम चीज सर हेनरी मेन बोल रहे हैं। आप देखिए, कनेक्ट करके देखिए तो यही सेम चीज है। उस समय भी लोग मेमोराइज करते थे लोगों की बातों को, क्योंकि आर्ट ऑफ राइटिंग थी नहीं, तो लोग मेमोराइज करते थे उस चीज को। बेटा लोग याद कर लेते थे। जो इंसान कोई उनसे दूसरा पर्सन अगर कुछ बोले होता था, वो याद हो जाता था उनको। ठीक है, तो उस समय हैंड राइटिंग न डेवलप्ड होने की वजह से जो प्रीस्ली क्लास के मेंबर्स थे वो बेटा आए फॉरवर्ड। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो ये प्रीस्ली क्लास की थी बेटा, प्रीस्ली क्लास का बेटा वो एक तरीके से एंड हो गया क्लास। प्रीस्ली क्लास की जो एक हमें जरूरत थी, नीड थी सोसाइटी को, वो धीरे धीरे एंड हो गई बाय द एरा ऑफ कोडिफिकेशन, जो कि आपका फोर्थ पॉइंट है। 4 स्टेजेस ऑफ लॉ। 4 स्टेजेस ऑफ लॉ में सर हेनरी मेन ने यह बताया है। तो वो एरा ऑफ कोडिफिकेशन में खत्म हो गया। देखिए क्या हुआ, इसको पूरा दोनों पॉइंट्स देख लिए। आर्ट ऑफ राइटिंग वॉज नॉट डेवलप्ड एट दैट टाइम। Persons which have good knowledge of religion and laws known as priestly class। ठीक है, हो गया। अब देखिए फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखिए, एक सेकेंड। अब देखिए फोर्थ स्टेज ऑफ लॉ। फोर्थ में क्या था, एरा ऑफ कोडिफिकेशन। ठीक है, ये भैया आपका लास्ट है, एरा ऑफ कोडिफिकेशन। ठीक है, पहला, सम ऑफ द जूरिस्ट केम फॉरवर्ड आफ्टर writing skill was developed। ठीक है, राइटिंग स्किल was developed। देखिए, बहुत से बेटा ऐसे नॉलेजेबल जूरिस्ट थे उस टाइम पर, जो बेटा फॉरवर्ड आए जब राइटिंग वो डेवलप्ड हो गई। क्यों आए फॉरवर्ड, आइए दूसरा पॉइंट। they come forward to reduce all the laws in writing। सबको, सारे आ गए फॉरवर्ड कि भैया हम लोग अब लॉज को, रिलीजन्स को, सब कुछ लिखेंगे। ओरली सब कुछ खत्म, ओरली का अब हमें नीड नहीं है, क्योंकि आर्ट ऑफ राइटिंग आ गई है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपको किसी चीज की नीड है तो आप उस चीज को रखेंगे बेटा, और जब आपको लगेगा कि अरे अब इस चीज की नीड खत्म हो गई है तो हम इस पे इन्वेस्ट क्यों करें, हम इस पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसकी नीड तो अब हमें है नहीं, तो आप उसको हटा देंगे। ये कुछ गलत नहीं है, ये मत समझिए कि ये कुछ गलत है कि अरे ये तो सेल्फिशनेस हो गई, ऐसा नहीं है बेटा। जब किसी चीज़ की ज़रूरत हमको अब प्रेजेंट टाइम में है तो हम पुरानी चीज़ों को बेटा कैसे रख सकते हैं इस समय। अगर आपको सोसाइटी को प्रमोट करके आगे लेके जाना है तो बेटा थिंकिंग को इवॉल्व्ड करना मस्ट है। थिंकिंग इवॉल्व्ड होगी तभी सोसाइटी आगे प्रोग्रेस करेगी, वरना नहीं कर पाएगी। सर हेनरी मेन ने यह भी बोला है, जो मैं अभी बोल रहा हूं आपसे, ये अब इसके बाद में पढ़ाऊंगा, देखिए। ठीक है, सो दे कम इन राइटिंग। अब थर्ड पॉइंट, so the demand of priestly class administration came to end। खत्म बच्चों, प्रीस्ली क्लास की खत्म हो गई, सारी वैल्यूज, सारी डिमांड एडमिनिस्ट्रेशन की खत्म हो गई। क्यों?
क्योंकि ये जूरिस्ट जो थे, पढ़े लिखे विद्वान, जिनको कहते हैं नॉलेजेबल जूरिस्ट, वो सब आ गए कि भैया अब राइटिंग की स्किल आ गई है, अब हम लोग इन सबको पूरा हैंड राइटिंग में लिखेंगे। अब ओरली कुछ नहीं होगा, लिखी में सब होगा, सब कुछ लिखेंगे हम लोग। हैंड राइटिंग वॉज इवॉल्व, सो द एंड ऑफ द प्रिंसली क्लास एडमिनिस्ट्रेशन वो एंड अप हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, ये बेटा 4 स्टेजेस ऑफ आपके सर हेनरी मेन ने बताए थे। ठीक, देख लीजिए, हो गया। अब देखिए लास्ट पॉइंट, सर हेनरी मेन का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो अब इसके बाद है। देखिए, आइए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सर हेनरी मेन ने सोसाइटी को वो डिवाइड किया था बेटा 2 कैटेगरीज में, मैंने बताया था ना। अब देखिए, प्रोग्रेसिव, जिसको प्रिमिटिव सोसाइटी, एंड स्टैटिक सोसाइटी। देखिए, स्टैटिक सोसाइटी, ठीक है, और प्रिमिटिव सोसाइटी, प्रिमिटिव सोसाइटी। ठीक बच्चों, अब देखिए, प्रिमिटिव सोसाइटी को बेटा कहा जाता है प्रोग्रेसिव सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ठीक, ये है। अब देखिए स्टैटिक सोसाइटी का बेटा मीनिंग क्या होता है। पहला देखिए, स्टैटिक सोसाइटी, इसका मतलब क्या होता है। देखिए, डिफाइन 2 लाइन में करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टैटिक सोसाइटी होती क्या है। देखिए, सोसाइटीज which does not developed by the laws and customs running in present time। देखिए, स्टैटिक सोसाइटी, इसका क्या मतलब है कि कोई भी सोसाइटी वो अगर लॉज या कस्टम्स किसी तरीके से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती, उसकी जो एक मेंटालिटी है उस सोसाइटी की जो मेंटालिटी है वो चेंज होना ही नहीं चाहती। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, एक तो आपको हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए ये एक बेटा सोसाइटी है, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सोसाइटी है, और इसमें बेटा टोटल 11 वो बेटा हाउसेस हैं, 11 हाउसेस। ठीक है, अब ये 11 हाउसेस की पूरी एक कम्युनिटी हो गई, ये सोसाइटी हुई कि 11 फैमिलीज रह रही हैं। अब भाई 11 फैमिलीज का मिला लीजिए आप अगर, तो लमसम अमाउंट तो हो सकता है कि भाई अगर 11 फैमिलीज है तो 50 से 60 लोग रह रहे होंगे। ठीक है, 50 से 60 लोगों की एक सोसाइटी है, ये एक कम्युनिटी है। ठीक है, ये लोग अपनी जरा भी टेंडेंसी को चेंज नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, चाहे कितने भी कस्टम्स चेंज हो जाए, कितने भी लॉज आ जाए, कितने भी लॉज चेंज होके अमेंड होके एग्जिस्टेंस में आ जाए, इनकी सोच वहीं की वहीं है। इनकी सोच पे कोई असर नहीं हो रहा किसी तरीके का। आप कहेंगे कि नहीं भाई, हर जेंडर की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए इंसान को बहुत हेल्पफुल होना चाहिए, नेचर अच्छा रखना चाहिए। अगर कोई भी लड़की है तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि आप ये बोलेंगे कि भाई अगर कोई भी लड़की है तो अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रही है तो आपका भी एक खुद का ये नेचर होता है कि आप भी उसको रिस्पेक्ट दें। अगर वो बदतमीज़ी कर रही है तो भाई ज़रूरी ये नहीं है कि आप भी करें, लेकिन अगर वो गलत है, वो गलत है तो भाई सिंपल सी बात है, उसके लिए बहुत सारे लॉज हैं, आप उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे लॉज आज के समय में बन गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन इनकी जो नेचर है, जो इनका मेंटल लेवल है, जो इन लोगों की थिंकिंग है, वो चेंज होने का नाम नहीं ले रही। अब एक दूसरा एग्जांपल लीजिए बच्चों, अगर आप लोग सभी लोग लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको अभी कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी, सीपीसी सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आप आज भी अगर विलेजेस में चले जाइए और आप देखें कि अरे इसके साथ तो ये बड़ा इनजस्टिस हो रहा है, इसके साथ जस्टिस क्यों नहीं हो रहा, तो आप उसको कहेंगे कि एक काम करो, ये सेक्शन है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओगे तो तुमको जो है कोर्ट से जस्टिस मिलेगा। आपने उसको एक सही जो एप्रोप्रिएट सजेशन था, ओपिनियन था, वो आपने दिया, लेकिन उसका जो एक कॉन्सेप्ट सेट है जानते हैं क्या, कि अरे भैया कोर्ट में जाएंगे तो गरीब लोगों को मारा ही जाता है, बस गरीब लोगों को कभी जस्टिस नहीं मिलता, गरीब लोगों को हमेशा इनजस्टिस मिलता है। वो उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट है। अब उनको कौन बताए कि जस्टिस, कोर्ट इनजस्टिस आपके साथ नहीं कर रहा है। जो लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं वही लोग नहीं चाहते कि आपको जस्टिस मिले, वो लोग नहीं चाहते। जो लॉयर है वो सही से स्टैंड अप होकर के कोर्ट में बोल नहीं रहा है कि हमारे क्लाइंट का मैटर क्या है, तो जस्टिस कहां से कोर्ट दे देगी आपको। भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आप कोर्ट में खड़े हैं किसी केस के रिगार्डिंग और अगर आप अच्छे से नहीं अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो जज आपकी बात नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा जज आपकी बात। तो इंप्रेशन होना चाहिए, लेकिन उनकी जो बेटा एक मेंटालिटी है वो ये है, अरे हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, सब चोंचलेबाजी है, कोई नहीं जस्टिस देता, कोर्ट वोट, कोरट बोलते हैं, कोर्ट नहीं बोलते हैं, कोरट। जो विलेजेस के लोग होंगे, अरे भैया कोरट में कभी भी जस्टिस नहीं मिलता, न्याय की बात करते हैं, न्याय नहीं मिलता कोरट में, कोरट में आज तक कभी न्याय नहीं गरीब आदमी को मिला, सब चोचलेबाजी है पैसा लेने की, फंसा देंगे तुमको, 4 साल के लिए जेल चले जाओगे। कॉन्सेप्ट सेट है। उनको कौन बताए कि आर्टिकल 14, 21, 15, 16 ये सब उनके लिए भी है जो हमारे और आपके लिए है। उनको कौन समझाए, नहीं समझा पाएंगे बच्चों, बड़ा ही टफ काम है समझा पाना, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि बचपन से वो चीज उनके दिमाग में सेट कर दी गई है। वो सिस्टम एकदम ऐसे उसमें एकदम लगा हुआ है सिस्टम कि वो सॉफ्टवेयर चेंज होने का नाम ही नहीं ले रहा, नहीं हो पा रहा चेंज। सर हेनरी मेन ने स्टैटिक सोसाइटी को यही बोला, कहा कोई भी सोसाइटी जो लॉज और कस्टम्स या प्रेजेंट टाइम में जो लॉज है उसके साथ अपनी थिंकिंग को इवॉल्व नहीं कर पा रही, रन नहीं कर पाती, वो स्टैटिक सोसाइटी होती है। अब आइए प्रिमिटिव सोसाइटी पे, देखिए, आइए एक सेकेंड। अब देखिए प्रिमिटिव सोसाइटी ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव सोसाइटी, ठीक है, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों कि लाइन से, एक वर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि जो प्रोग्रेस करती हो, टाइम टू टाइम, चेंज ऑफ टाइम, लॉस के अकॉर्डिंग, कस्टम्स के अकॉर्डिंग हमेशा प्रोग्रेस कर रही है, दैट इज नोन एज प्रोग्रेसिव सोसाइटी। लेकिन प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए बेटा वो 3 तरीके के पार्ट्स को बताया गया कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी किस बेसिस पे प्रोग्रेस करती है, क्या है। तो देखिए प्रोग्रेसिव सोसाइटी का एक लाइन लिख दे रहे हैं, सोसाइटीज विच प्रोग्रेस थ्रू the change of time known as progressive society, ठीक है बच्चों, ठीक, सोसाइटीज विच प्रोग्रेस थ्रू द चेंज ऑफ टाइम नोन एज प्रोग्रेसिव सोसाइटी।
अब देखिए, ये जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है ये किन किन एलिमेंट्स पे, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन पर ये प्रोग्रेस करेगी, सर हेनरी मेन ने उसको भी बताया कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होंगे। देखिए 3 एलिमेंट्स आर देयर फॉर द प्रोग्रेसिव सोसाइटी। देखिए इस चार्ट को बेटा प्लीज सब लोग जो है नोट डाउन करिएगा प्रोग्रेसिव सोसाइटी तक, इसके बाद इसको प्लीज नोट डाउन करके तब उसके बाद लिखिएगा आगे का, ठीक है, नोट्स, उसके बाद आप आगे का लिखेंगे। देखिए लीगल फिक्शन, लीगल फिक्शन, ठीक है। सेकंड इक्विटी, एंड थर्ड इज आपका, थर्ड हो जाता है क्या, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन, लॉ मेकिंग पावर्स, लॉ मेकिंग पावर्स, vested under it, law making powers vested under it. Equity means impartial, impartial, ठीक है। and legal fiction means rights and duties, rights and duties of the प्राइवेट बॉडीज, इसका मतलब बताते हैं। अब देखो बना लो ये चार्ट, प्रोग्रेसिव सोसाइटी को लिखने के बाद ये चार्ट बनाइए। प्रोग्रेसिव सोसाइटी किन एलिमेंट्स पे, 3 एलिमेंट्स पे रन करती है, लीगल फिक्शन, इक्विटी, लेजिस्लेशन, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट बॉडीज, इम्पार्शियल एंड लॉ मेकिंग पावर्स वेस्टेड अंडर इट, लिखिए। लिख लिया सबने, ठीक है, 2 मिनट का था, ठीक। अब देखिए लीगल फिक्शन क्या होता है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए प्राइवेट बॉडीज की बात हो रही है बच्चों, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट बॉडीज। हर इंसान की बेटा कुछ राइट्स और ड्यूटीज होती हैं। आपकी राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं? आपका राइट है कि आप अपने मॉम और डैड से डिमांड करें। डिमांड करना, अगर आपकी वैलिड डिमांड है तो, वैलिड डिमांड है तो डिमांड करना आपका राइट है, राइट है आपका डिमांड करना। और ड्यूटी क्या है आपकी आज के टाइम में? पढ़ाई करना, पढ़ाई करना विद ऑनेस्टी, ये आपकी ड्यूटी है। सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट अपने स्टूडेंट टाइम में पढ़ाई नहीं कर रहा, वो अपने उससे बड़ा इनरिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है, क्योंकि सबसे पहला आपका काम है केवल और केवल पढ़ाई करना, फिर बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। पहला काम आपका पढ़ाई करना है, वो अगर आप ड्यूटी अपनी फुलफिल नहीं कर रहे तो कोई मतलब नहीं। पेरेंट्स तो अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं भाई, स्कूल की फीस जमा कर रहे हैं, मुझे फीस दे रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की कोचिंग की फीस दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं? क्या उनको नहीं लगता यार इतना सारा पैसा हम दे रहे हैं, 14,000 रुपीज़ मुझे दे रहे हैं, फिर 10-12 हज़ार रुपये किसी और को दे रहे हैं, ऐसे करके सबको दे रहे हैं। सोचिए अगर 3 सब्जेक्ट्स की भी आपको अगर कोचिंग करा रहे हैं तो अगर 10 के हिसाब से भी अगर रेशियो लिया जाए तो 30,000 एक्सेप्ट द स्कूल फीस। उनकी ये ड्यूटी है आपको पढ़ाना, वो उनकी ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है पढ़ना। अगर वो आपको ना पढ़ाएं, अगर वो आपकी फीस ना जमा करें तो वो फिर इनरिस्पॉन्सिबल है, फिर सबसे बड़े इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन वही है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं फुलफिल कर रहे। तो सर हेनरी मेन ने यही बोला कि लीगल फिक्शन का मतलब होता है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट बॉडीज। दूसरे पॉइंट में क्या बोला लीगल, जो है लीगल फिक्शन में कहा, मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं, आपका नाम ए है और आप अपनी फैमिली के अकेले लड़की हैं, आप अकेले लड़की हैं या आप अकेले लड़के हैं, दोनों ले लीजिए, ठीक है। आप अपनी फैमिली के, आप अपने मम्मी पापा के
मॉम डैड के सिर्फ अकेले एक आप ही हैं, ठीक है। अब आपके मॉम डैड, क्योंकि आप लड़की हैं तो वो कहीं जा रहे थे, कहीं घूमने गए, कुछ था, तो उन्होंने ऑर्फनेज से या एक कहीं से भी उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, एक बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट किया, ठीक है ना। तो क्या बेटा उसके लिए जो आपके पेरेंट्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो क्या चेंज हो जाएंगे? क्या उस छोटे से बच्चे ने कहा था कि आओ मुझे अडॉप्ट करो, मुझे ये सिखाओ कि मैं तुम्हारा पापा हूं, तुम मेरी मम्मी हो? उसने कहा था क्या आपसे? उस बच्ची ने या उस बच्चे ने कहा था? नहीं कहा था। अगर आपके डैड या मॉम आपके लिए एक चॉकलेट खरीद के लाते हैं और उसके लिए नहीं लाते क्योंकि उसको अडॉप्ट किए हैं, तो बेटा वो अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज का वॉयलेशन कर रहे हैं, वो अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का वॉयलेशन कर रहे हैं। क्योंकि प्राइवेट राइट्स एंड ड्यूटीज का मतलब यहां पे होता है कि अगर कोई अडॉप्टेड चाइल्ड, वेदर इट इज अ सन और अ डॉटर, उसके भी वही सेम राइट्स हैं जो ब्लड रिलेशन चाइल्ड के हैं। यह लॉ हमारा कहता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये हमारा बोलता है, पूरा लॉ है ये, कि एडॉप्टेड चाइल्ड के भी सेम राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी जो कि एक ब्लड रिलेशन चाइल्ड की होगी, कंफर्म। चाहे वो प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग शेयर होल्डिंग का हो, चाहे वो किसी चीज में हो, हर में वो आपके बराबर का रहेगा। आप उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर आपको एक्सक्लूड ही करना था तो आपने अडॉप्ट क्यों किया? अगर आपको अपने ही बच्चे के लिए चॉकलेट लानी थी तो आपने उसको अडॉप्ट क्यों किया? आपके बच्चे को चॉकलेट खाने का मन है और वो भी तो एक बच्चा है, उसका मन नहीं होगा चॉकलेट खाने का? सिंपल सी बात समझिए। आप सोचिए, अगर आप ही समझिए, आप अपने आप को रख के देखिए कि आप ही अगर हैं, ठीक है, और आपके मॉम डैड के आप एक हैं और एक आपका भाई है, ठीक है ना, दो लोग हैं, दोनों ब्लड रिलेशन के हैं। ये समझिए कि मैं आपको एडॉप्टेड नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं दोनों लोग हैं। लेकिन अगर आपके मॉम डैड उसके लिए चॉकलेट ले आते हैं और आपके लिए नहीं लाते, तो देखो एक दूसरे का एकदम खून पी जाओगे कि इसके लिए चॉकलेट आ गई, मेरे लिए नहीं आई, आज हम खाना ही नहीं खाएंगे जब तक हमारे लिए नहीं आ जाती। आपकी डिमांड करना वो गलत नहीं था। हां, अगर वो एक ही चॉकलेट लाने के लिए बस है कि भाई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम कम है, वो एक ही चॉकलेट को अफोर्ड कर सकते हैं, तो ठीक है, हाफ चॉकलेट आप खाएंगे, हाफ चॉकलेट आपका भाई या बहन खाएगी, ये भी तो है। लेकिन बराबर से, ये नहीं कि केवल वही खाएगा तुम नहीं खाओगे या तुम नहीं खाओगी। लीगल फिक्शन का मतलब यही होता है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द प्राइवेट बॉडीज। सबकी बेटा एक राइट्स और ड्यूटीज होती हैं जिसको हर इंसान को वो फुलफिल करना चाहिए। सर हेनरी मेन ने ये बोला था। आपके मॉम डैड हैं, आपके डैड वो मान लीजिए कि बाइक से चलते हैं, उन्होंने मान लीजिए बाइक ली है पैशन प्रो, उन्होंने पैशन प्रो खरीदी है जो है, और बहुत पुरानी बाइक जब लिया था उन्होंने तब 60,000 की थी। आज तक वो चला रहे हैं क्योंकि भाई सोच रहे हैं यार अभी बच्चों की फीस जमा करनी है, ये करना है, वो करना है, तमाम तरीके के एक्सपेंसेस हैं, तो यार ठीक है चलने दो। लेकिन अगर आप 12th में आ जाते हैं, पापा मम्मी कोचिंग में सारे बच्चे स्कूटी से आ रहे हैं, मुझे भी स्कूटी चाहिए, पापा मुझे खरीद दीजिए, और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, मॉम डैड आपकी पढ़ाई से बहुत खुश रहते हैं, मैं लिख के गारंटी के साथ आपको देता हूं इस रिकॉर्डिंग में कि आपके पेरेंट्स आपको खरीद के देंगे खरीद के। परेशानी भी होगी तो भी कहेंगे बेटा थोड़ी दिन के लिए रुक जाओ, थोड़ा सा ये चीज़ें सेटल डाउन हो जाए तब हम आपको खरीद देंगे। मना नहीं वो आपको करेंगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन अगर आपसे वो खुश नहीं है, आपसे वो हैप्पी नहीं है क्योंकि आप पढ़ाई नहीं कर रहे और वो पैसा पानी की तरह बस आपके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, तो बेटा वो आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों ऐसे चलती हैं, जैसे ताली ऐसे करो तो बजती है ना, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, वैसे राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों तरफ से बच्चों फुलफिल होती है। याद रखिएगा, एक तरफ से नहीं होती है। अब आ जाइए इक्विटी पे। इक्विटी का क्या है? इम्पार्शियल। क्या हो रहा था कि सर हेनरी मेन के टाइम पे, उस टाइम पर क्या था
कि बेटा बहुत ज़्यादा लोग पिटीशन फाइल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग पिटीशन फाइल करते थे और जजेस के ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन आ गया था कि वो समझ नहीं पा रहे थे यार कौन से केस को हम सॉल्व करें, कौन से केस को ना सॉल्व करें, इसमें कौन सा जजमेंट दें, उसमें कौन सा जजमेंट दें, इसमें कौन सा लॉ अप्लाई करें, उसमें कौन सा लॉ अप्लाई करें। समझ ही नहीं पा रहे थे वो लोग। बहुत ज़्यादा जजेस के ऊपर प्रेशर लेवल बढ़ रहा था, बर्डन बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि इक्विटी को लाया, इम्पार्शियल। इसका एक और जो एक था मेन रीजन था इसका, मेन रीजन वो था रिड्यूस रिजिडिटी को रिड्यूस करना, क्योंकि इतने ज्यादा लोग बेटा पिटीशन फाइल्ड कर रहे थे उस समय इंग्लैंड में इतने ज्यादा लोग पिटीशन फाइल्ड कर रहे थे उस टाइम पे कि इसलिए इक्विटी के कॉन्सेप्ट को लाया गया। और आज तक बच्चों देखिए इक्विटी का कॉन्सेप्ट आज भी हमारे कोर्ट एंड लॉज में चलते हैं। इम्पार्शियल, द सुप्रीम कोर्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, द हाई कोर्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटी, द इंडियन लॉ, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन इक्विटी। हर चीज इक्विटी, सब कुछ इक्विटी पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि इम्पार्शियल होके हम बात करते हैं, पार्शियलिटी नहीं करते। हमारे लॉज में, इंडियन लॉज में पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं होती, याद रखिएगा, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज लेजिस्लेशन। बहुत सिंपल है, बताया ये कई बार। मेकिंग द लॉज, लॉ मेकिंग पावर्स आर वेस्टेड अंडर लेजिस्लेचर। द गवर्नमेंट हैड 3 ऑर्गन्स, बताया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉज को बनाना, एग्जीक्यूटिव के एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होता है कि एग्जीक्यूट करना लॉज को मेड बाय द लेजिस्लेचर, and judiciary means give the decision on the basis of the laws made by the legislature। बस खत्म सन हेनरी मेन आपका, देख लीजिए सन हेनरी मेन का बस इतना ही टॉपिक था। क्लियरली आई होप सबको क्लियर एकदम हो गया होगा, ठीक है। इक्विटी, लीगल फिक्शन एंड लेजिस्लेशन, इसको पहले ड्रॉ कीजिएगा चार्ट को, उसके बाद लीगल फिक्शन, इक्विटी एंड देन लेजिस्लेशन के बारे में नोट्स जो मैंने आपको प्रोवाइड किए उसको लिखिएगा, ठीक है। देख लीजिए पूरा अच्छे से, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा सन हेनरी मेन में, क्योंकि बेटा सन हेनरी मेन सिंपल है, अच्छा है, और अगर आपने इसको समझ के अच्छे से याद कर लिया आने की चांसेस बहुत होती हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से पूरा देख लिए, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो बच्चों यहीं तक सन हेनरी मेन था। अब हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अगर सन हेनरी मेन की वीडियो से रिगार्डिंग किसी तरीके की कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ आप मुझे कांटेक्ट करके आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे बच्चे हमसे पूछ सकते हैं। जिन जिन बच्चों को ये वीडियोज़ हमारी आज मिल रही है, किसी बच्चे को भी कोई भी डाउट होता है, ठीक है, तो मुझसे वो कांटेक्ट करके सीधे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, ठीक है बच्चों। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बच्चों।